नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम में से बहुत सारे बच्चे गांव की पृष्ठभूमि से होते हैं और बहुत सारे शहरों से होते हैं। प्यारे बच्चों, गांव की ज़िंदगी में और शहर की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है, जानते हैं आप? जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग आसानी से समझ पाते हैं कि गांव और शहर में कितना अंतर है। बिल्कुल वैसे ही अगर कमाई के साधनों की बात की जाए, आजीविका के साधनों की बात की जाए, तो गांव में जो आजीविका के साधन हैं वो खेती करना, पशु पालना या अन्य हथकरघा उद्योग हो सकते हैं। अगर शहर की बात की जाए तो शहरों में बड़े बड़े मॉल हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो तकनीक से संबंधित हैं, जिनमें व्यक्ति आराम से नौकरी कर सकता है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। आज हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय शहरी क्षेत्र में आजीविका पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह की साधन शहरी क्षेत्रों में होते हैं आजीविका कमाने की। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प अध्याय। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर दिए गए चित्र को देखिए, कितना रंगीन है और कितना खुश कर देने वाला है ये चित्र। कितने लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, यह एक शहर का चित्र है। इसमें देखिए आपको कितनी सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं, कितने सारे वाहन दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ कितने लोग भी दिखाई दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। महानगर जानते हैं, बहुत बड़े बड़े शहर। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक ऐसे ही शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या क्या काम करते हैं, क्या नौकरी करते हैं और किस किस रोजगार में लगे हुए हैं। प्यारे बच्चों, जिस शहर की यात्रा पर हम निकले हैं वहाँ मेरी मौसेरी बहन रहती है। मौसेरी जानते हैं, मौसी की लड़की। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल पड़े थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े तो हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहलकदमी थी। सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थे ताकि लोग देख सकें कि उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उनकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। देखी है ना आपने फूल वालियाँ, जो फूल बेचने के लिए अक्सर फुटपाथ पर बैठी होती हैं। वह सुंदर, रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। भला अंदाज़ा लगाइए लोगों से क्यों घिरा था? अरे भाई, सुबह सुबह सभी लोगों को अखबार की लत लगी होती है। सब अखबार पढ़ना चाहते हैं और आप जब किसी अखबार वाले को अलसुबह देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो चारों ओर से लोगों से घिरा होता है।
हर कोई उससे अखबार लेकर पढ़ना चाहता है। दूसरी ओर बसें गुजर रही हैं जो जोर जोर से हॉर्न बजा रही हैं। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे पड़े हैं। देखे हैं ना, आप भी आते हैं ऑटो रिक्शा में। किस तरह से आप लोग ऑटो रिक्शा के अंदर भरे जाते हैं। पास के पेड़ के नीचे एक मोची जानते हैं भला, वो जो आपके जूते गांठता है। अगर टूट जाए या पॉलिश कराने हो तो हम मोची के पास जाते हैं और वो अक्सर कहाँ बैठता है? पेड़ के नीचे। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शा वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। कभी शहर में आप गए हों और बस स्टैंड पर बस से उतरे हों तो आप देखिए कि ऑटो की लाइन लगी होती है, रिक्शा वालों की भी लाइन लगी होती है। और ये लोग भला किसका इंतज़ार कर रहे होते हैं जानते हैं आप? बिल्कुल, अपनी सवारी का, कि कब कोई उन्हें सवारी मिले और कब वो चले। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय कर लिया। बाज़ार वहाँ से 2 किलोमीटर था। प्यारे बच्चों, सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। इसका नाम जानते हैं आप? इसका नाम है बच्चू माझी। ये एक रिक्शा वाला है। आइए इसकी कहानी सुनते हैं। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी ही नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा। इसका पैसा किश्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे वहीं छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5 से 10 रुपए देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल भी नहीं होती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के मकान में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 80 से 100 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं अपने परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर गुजारा करता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके भी थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, बच्चू माझी बिहार के किसी गांव से इस शहर में आया है और वह क्या काम करता है भला? बिल्कुल, वह रिक्शा चलाता है। बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मुरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं। प्यारे बच्चों, स्वरोजगार का मतलब आप जानते हैं? स्वरोजगार का मतलब है
व्यक्ति वह है जिसने अपना कोई काम शुरू कर रखा हो। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता। उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं, कितना माल कहाँ से खरीदना है, कैसे दुकान में लगाना है और कैसे उसको बेचना है, कहाँ अपनी रेहड़ी या त्रिपाल लगाकर खड़े होना है। ये सब उसे खुद सोचना पड़ता है। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। आपने अक्सर देखा होगा शहरों में जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो कभी कभी रेहड़ी वालों की रेहड़ी उठाकर ले जाती हैं। ऐसा भला क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन स्थानों पर रेहड़ी वाले रेहड़ी लगाते हैं वह उनकी अपनी जगह नहीं होती। और अगर कभी पुलिस को लगे कि वहाँ पर रेहड़ी खड़ा करना या ठेला लगाना समाज के नज़रिए से सही नहीं है तो वो उसे वहाँ से हटवा देते हैं। कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीदकर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप किसी ऐसे ठेले वाले को जानते हैं जो घर से अपना सामान तैयार करके लाता है? मैं बताऊं आपको, वो ठेले वाला जो छोले कुलचे बेचता है अक्सर घर से छोले तैयार करके लाता है, तभी तो वो छोले कुलचे का ठेला लगाता है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट के तौर पर देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। यह भी सुझाव दिया गया है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन संपत्तियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों का निर्णय लेती हैं। यह भी सुझाव दिया जाता है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में भी रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती हैं। प्यारे बच्चों, अब रिक्शा वाले के माध्यम से हम एक बाजार में पहुंच गए। हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी ही शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण बहुत भीड़ थी। मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली का सामान इत्यादि की दुकानें कतारबद्ध लगी हुई थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गए, जिससे हमारी बारी देर से न आई। हमें थोड़ी देर तक एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने मेरी बहन के दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा था कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द भी सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गए। ऐसा ही होता है ना बच्चों, जब हम शहर में किसी काम से जाएं, चाहे हमें दवाई लेनी हो, चाहे हमें किसी से मिलना हो, तो अक्सर हम शोरूम पर टंगे हुए
सामान से आकर्षित होकर उसे खरीदना ज़रूर चाहती हैं। और ऐसा ही सोचकर हम भी एक लड़कियों की कपड़े वाली दुकान पर पहुंच गए। बहुत बड़ी दुकान थी और दुकान में क्या हुआ, वहां हमें मिला हरप्रीत। हरप्रीत ने क्या बताया? हरप्रीत ने बताया, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय में मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। अब वंदना की बात सुनते हैं। वंदना कहती है, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला था। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा घरों में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर अपना विज्ञापन भी देते हैं। उसके बाद वंदना कहती है कि अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर जल्दी ही हम इसे खरीद लेंगे। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। दुकानें छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं। कुछ दुकानें जो हैं पक्की हैं, जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन सा दिन बाजार बंद रहेगा और इन बाज़ारों में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानों के अलावा बैंक और कुरियर इत्यादि की सेवाएं भी होती हैं। उसके बाद मुझे अपनी कपड़े पर जरी का काम करवाना था, क्योंकि मुझे इसे किसी खास मौके पे पहनना था। तो मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है। वो कपड़े सिलने की एक फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की ओर चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी। हम स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और उतरने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मोड़ पर सारे लोग बहुत बड़े समूहों में बाड़ों में बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे। तब मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये कौन लोग हैं। फिर उसने मुझे बताया कि यह चौक लेबर चौक है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। शहर में जिस जगह भवन या इमारत का निर्माण होना होता है, तो उसके लिए जब मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है तो इसी चौक से यह लेबर जो है उपलब्ध होती है। और शहर में ऐसे अनेकों अनियमित मजदूर हैं। फिर आखिरकार हम उस फैक्ट्री में पहुंच गए। वहाँ अलग अलग तरह के विभाग थे और कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियों में लोग काम कर रहे थे। हमने देखा लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था।
फिर हम निर्मला से मिले। वह मेरी बहन से मिलकर खुश हुई और उसने कहा कि मेरे कपड़ों पर वह जरी का काम कर देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और 10 बजे तक काम निपटा देती है। उसे इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के बदले 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त काम करने के लिए 40 रुपये। जून तक काम खत्म हो जाता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को काम की ज़रूरत होती है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। यहाँ से काम करने के बाद मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर का काम करती है। हम वहाँ गए। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर में आने को कहा था। हमने सोचा कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ली और वहाँ पहुँच गए। चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें थीं। वहाँ पर कार पार्किंग की तरफ जब हम बढ़े तो वहाँ बहुत सारी बसें पंक्तियों में खड़ी थी। मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्किट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं के काम का निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर के 6 अलग अलग भाग किए हुए हैं। वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं, उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर भी चर्चा करती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबी समय तक चलेगी। प्यारे बच्चों, स्थायी कर्मचारी होने के कारण मेरी मौसी जो है वो बुढ़ापे के लिए बचत भी कर पाती हैं, क्योंकि उनकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा भविष्य निधि में सरकार के पास डाला जाता है। मेरी मौसी को इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टियां भी मिलती हैं और जो मेरी मौसी का परिवार है उसके लिए चिकित्सा सुविधाएं भी कंपनी उपलब्ध कराती है। और प्यारे बच्चों, अगर किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में जाते हैं, उनका काम भी तय होता है और उन्हें कितनी तनख्वाह मिलेगी यह भी तय होता है। और प्यारे बच्चों, एक और बात बताऊं, अगर फैक्ट्री में काम कम है और काम है ही नहीं, तब भी अनियमित मजदूर की तरह उन्हें फैक्ट्री से निकाला नहीं जाता, बल्कि उनकी तनख्वाह उन्हें पूरी मिलती है। अब आखिरी दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई। लेकिन आज बहुत मज़ा आया।
मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधे रखता है और शहरी जीवन को बचाए रखता है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कितना मज़ेदार था ये सफ़र इस शहर का मेरे साथ। मैंने तो इस यात्रा का बहुत ज़्यादा आनंद उठाया। आपने भी उठाया? देखा हम कितनी जगह घूम कर आए, कितने लोगों से मिलकर आए, कितने लोगों के बारे में जान कर आए। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको इस शहर की यात्रा? और कितना आनंद उठाया आपने उन छोटी छोटी कहानियों का जो इस शहर से जुड़ी हुई थी? प्यारे बच्चों, भले ही शहर की ज़िंदगी भीड़ भाड़ भरी है, भले ही यहाँ बहुत अधिक लोग रहते हैं, लेकिन जो चहलकदमी शहरों में होती है वो कहीं ना कहीं लोगों को व्यवसाय दिलाने में सहायक होती है। छोटे मोटे व्यवसाय शहरों में लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आपने इस अध्याय के माध्यम से ये समझा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस शहर की यात्रा का आनंद उठाया होगा। धन्यवाद।